कौमी मीडिया हो या सोशल मीडिया, साफ्ती जगादरी इमरान खान को नाकाम और हुकूमत को कामयाब बता रहे हैं। महंगाई की खबर 1 मिनट और सियासत की खबर हर मिनट के बाद चला रहे हैं, क्योंकि यही हुकूमत का मंशा है, क्योंकि ये लोग रियासत नहीं सियासत बचाने आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज वजीर आजम ने ऐसी की जैसे जलसा आम कर रहे थे वज़रा का और इत्तेहादियों का। वैसे भी वो आजकल ट्वीट भी लिख दे, मैं तो हैरान हूँ कि इनकी अकल को क्या हो चुका है कि यानी दिखाना चाहते हैं कि सारे लोग साथ हैं। पता नहीं एमक्यू वाले बैठे हुए थे कि नहीं, मैंने तस्वीर नहीं देखी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पंजाब का मुकदमा अदालती कटहरे में, इमदाद के चर्चे पर करोड़ों के खर्चे और महंगाई के झटके। पंजाब की एक कहावत है कि पिंड वस्या नहीं ते उचक्के पहले तैयार। इसका मतलब यह है कि गांव अभी आबाद नहीं हुआ और चोरों ने इसे लूटने की तैयारी भी कर ली। कुछ ऐसा ही मंजर हमारे यहाँ भी देखा गया है। जिनीवा में आलमी बरादरी को सैलाब ज़दगान के दुख दर्द दिखाकर हुकूमत ने आलमी बरादरी से इमदाद के ऐलानात करवा लिए, मगर सितम देखिए कि अभी इस इमदाद से एक डॉलर भी नहीं मिला और हुकूमत के हिमायती नाच नाच कर घुंघरू तोड़ रहे हैं। कोई कामयाबी का सेहरा बिलावल भुट्टो की सिफारतकारी के सर बांध रहा है तो कोई पग शहबाज शरीफ के सर पर रख रहा है। और तजर्बाकार हुकूमत जिसके पास जहर खाने के पैसे नहीं, उसने डॉलर मिलने का चर्चा करने पर करोड़ों रुपए, जी हां करोड़ों रुपए का खर्चा भी कर डाला। जी जनाब, जिनीवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को इमदाद देने के जो ऐलानात हुए, इसको जमा करके वजीर आजम शहबाज शरीफ की तस्वीर के साथ मनपसंद मीडिया हाउसेज अखबारात को करोड़ों के इश्तिहारात दिए गए हैं। इन इश्तिहारात का आवाम को टके का फायदा नहीं, लेकिन हुकूमत को जरूर होगा। जिस अखबार में इश्तिहार लगे हैं वहां आपको सियासी झगड़ों का चर्चा सरे वक्त पर मिलेगा और महंगाई के मारे आवाम की खबर अंदर के सफात पर ढूंढते हुए शायद कहीं मिल जाए। तल हकीकत यह है कि पाकिस्तान में महंगाई ने 53 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आटे की लाइनें आवाम की जान ले रही हैं, लेकिन मीडिया पर हर जगह सियासत का चर्चा है। कौमी मीडिया हो या सोशल मीडिया, साफ्ती जगादरी इमरान खान को नाकाम और हुकूमत को कामयाब बता रहे हैं। महंगाई की खबर 1 मिनट और सियासत की खबर हर मिनट के बाद चला रहे हैं, क्योंकि यही हुकूमत का मंशा है, क्योंकि ये लोग रियासत नहीं सियासत बचाने आए हैं। पंजाब में भी आइन और कानून के नाम पर सियासत बचाने का खेल खेला जा रहा है। मामला अदालत के हुक्म पर हल होगा या ऐवान में, इसी से हम आगाज करेंगे। नूर आरफीन मेरे साथ है। आरफीन, ये मामला भी आखिरकार अदालत पहुंच गया। हमने इसे सियासी मामला अदालत पहुंचते देखे हैं, अब लगता है कि अदालत ही इसको हल करेगी, जो पंजाब में हम देख रहे हैं नंबर गेम का सिलसिला। अच्छा, आपके इंट्रो से मुझे कुछ उम्मीद हो चली थी कि इस मर्तबा हम कुछ प्रो आवाम किस्म की गुफ्तगू शायद आज करें, वो भी लेकिन एक मर्तबा फिर उसी पे करेंगे। आपने जो है फॉर्मेट, चूंकि आरफीन फॉर्मेट हमारा ये है ना, हम 5-6 चीजें डिस्कस करेंगे तो उसमें हम यकीनन आएंगे। लेकिन अभी जो अदालत में मामला है इसके हवाले से बात कर लें कि आवाम की दादरसी जिन्होंने करनी है वो कौन होगा जो आएगा सबसे बड़े सूबे में। अच्छा, जो भी आएगा इंशाल्लाह चोर डाकू ही आएगा। और रह गई बात अदालत की, तो फिर देख लेते हैं अदालत ने आज तक क्या किया है, आगे जो कर लेगी, जिसके हवाले से मुझे और आपको बड़ी खुशगुमानियाँ लाहक हैं। मैं इस हवाले से चाह करके भी, अगर आप मेरे मुंह में कुछ डालना भी चाहें तो भी मैं कोई झूठ बोल नहीं सकता। मुझे अदालतों से किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए कि मुझे इस पूरे सिस्टम से किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए कि मुझे अपने आवाम से किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। पंजाब का सबसे बड़ा डाकू इस जमहूरियत की मेहरबानी से आज पंजाब का वज़ीर आला बना बैठा है और उसके सबसे बड़े प्रोपेगेटर बस टांगे दबानी रह गई हैं। वो हज़रत इमरान अहमद ख़ान साहब, हकीकी आज़ादी वाले रहमतुल्लाह अलैह, वो जो कभी कहते थे कि मैं चोरों और डाकुओं का हशर नशर कर दूंगा, वो अब बाकायदा चोरों और डाकुओं के वकील बने दिखाई देते हैं। और आरफीन बहुत माजरत, शेख रशीद साहब हमारे लीग के सरबराह। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये अब जिस तरह हम देख रहे हैं मामला फिर अदालत में पहुंचा हुआ है, नंबर गेम की बात है, आप किसकी जीत देख रहे हैं? पंजाब में क्या होने जा रहा है? देखें, जो मर्जी कर लें, इस हुकूमत ने हारना है। और खान का भी मैंने पैगाम जो उन्होंने टीवी पे सुना है, वो
जोश में है, जज्बे में है, वल्वल में है, वो असम्बलियां तहलील करेगा, नहीं तो अपने मेंबर वापस बुला लेगा। कर लें हुकूमत इनके बाप से भी नहीं होगी। मुल्क बहरान की तरफ ले जा रहे हैं, खौफनाक खतरनाक हालात की तरफ ले जा रहे हैं और हर कदम इनके गले पड़ेगा, हर कदम इनको मजीद गहराई और खाई में गिराएगा और अल्टीमेटली इस मुल्क को बचाने के लिए इलेक्शन की तरफ जाना होगा, वरना हालात दिन ब दिन मजीद खराब होते जाएंगे। शेख साहब, इमरान खान साहब ने सुर्ख लकीर का जिक्र किया क्योंकि उनको लोगों को कहा जा रहा है कि इमरान खान पर तो हमने लकीर खींच दी है, वो कभी नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा कि फिर वो लोग सियासत को या पाकिस्तान की तारीख को नहीं समझते। आपका माशाल्लाह बड़ा तजर्बा है, आप समझते हैं कि कोई सुर्ख लकीर खींची जा सकती है इमरान खान पर कि अब कभी इक़्तिदार में ना आए? देखिए, मैंने हर बड़े आदमी से कोई ना कोई चीज अपने साथी सियासतदान से पढ़ी सीखी या उसके अल्फाज। जो इमरान खान का जिंदगी में अच्छा जुमला मुझे लगा वो ये है कि हारता वो है जो हार मानता है। सो स्ट्रगल जारी है और ये 13 जमातें इस पोजीशन में नहीं है अवाम में जाएं। आप देखें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज वजीर आजम ने ऐसी की जैसे जलसा आम कर रहे थे वज़रा का और इत्तेहादियों का। वैसे भी वो आजकल ट्वीट भी लिख दें, मैं तो हैरान हूं कि इनकी अकल को क्या हो चुका है कि यानी दिखाना चाहते हैं कि सारे लोग साथ हैं। पता नहीं एमक्यू वाले बैठे हुए थे कि नहीं, मैंने तस्वीर नहीं देखी। अब एक ही महीना देख लें कि आप, इसी महीने में बहुत सारे फैसले हो जाएंगे। 1-2 दिन अगर केस चला, 15 जनवरी से 15 फरवरी तक की। वैसे तो मैंने मार्च अप्रैल की डेट दी है, मैं और डेट कम करता जा रहा हूँ क्योंकि हालात आवाम के बड़े खराब हो रहे हैं। आवाम जो है वो बहुत तंग पड़े हैं और ये ना महंगाई की बजाय ठुकाई की तरफ वो निकल पड़े, क्योंकि हमारे शहरों में तंग तारीख महलों में, पुराने आबाई महलों में छीना छपटी जिस तेजी से शुरू होनी हो गई है, इस तरह तो फिर बहुत हालात खराब हो जाएंगे। अच्छा शेख साहब, जो सर्वेज आ रहे हैं उनमें तो नजर आ रहा है कि 50% से ज्यादा लोग समझते हैं कि इमरान खान बहरान से निकाल सकता है। आयरा का सर्वे आया है और 19% नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तो 0 पर चले गए हैं, 2% पे जरदारी हैं। इन सर्वेस का आपके ख्याल में कोई फैसला साजों पर फर्क पड़ता है? एस्टैब्लिशमेंट भी इन चीजों को देख रही है? देख रही है जी, एस्टैब्लिशमेंट के भी पल्स हैं, उनको भी नीचे से रिपोर्टें आ रही हैं और वो जमीनी हकायक से वाकिफ हैं। मैं खुद जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में रह रहा हूँ उनके सारे हेडक्वार्टर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। वो शहरों, ये फौज हमारी है और अवाम की फौज है और अवाम में से फौज है और 100 दिन तो मैं वैसे ही कह रहा हूँ, ये 40-50 दिन में ही काम हो जाएगा। ये नहीं चल सकते इस तरह हालात। अच्छा शेख साहब, राना सलाम ने कहा जी लोग आना चाहते हैं लेकिन अदालत का हुक्म आड़े आ रहा है। हम देख रहे हैं आज फिर पंजाब में मंडी लगाने की कोशिश है, तो वाकई अभी भी समझते हैं आप पीडीएम की तरफ लोग जाना चाहेंगे इस माहौल में भी? हर कोई अकल का अंधा ही होगा जो जाएगा। कोई देखे ना, 50 करोड़ की तो वैसे ही इन्होंने माफ कर दी है कि जो करप्शन है वो 50 करोड़ से ज्यादा हो तो बंदा करप्ट होता है, वरना वो करप्ट नहीं होता। तो ये क्या करेंगे? अभी तो मैं सबसे ज्यादा अहमियत नैब के सुप्रीम कोर्ट में फैसले का मुंतजिर हूँ। ओवरसीज को तो वोट का डेफिनेटली मिल जाएगा और आप देखें हर रोज पाकिस्तान की सियासत का अहम है, हर रोज नई सियासत है और हर रोज पाकिस्तान की सियासत की उफक पर पाकिस्तान की सलामती के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं, अवाम के लिए मसाइल पैदा हुए हैं। हुक्मरान जो हैं उनको अंदर से पता है कि वो फंस गए हैं, लेकिन वो चेहरा ऐसा लगा के आते हैं, सजा के आते हैं कि जैसे ये तासर दें कि वो बड़े मुतमईन है। कोई मुतमईन नहीं है क्योंकि पाकिस्तान और उसके लोग मुतमईन नहीं है। इश्तिहारात तो बड़े लगाए हैं इन्होंने कि जनीवा में बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया और वो करोड़ों के इश्तिहार अखबारात में दे दिए हैं, अभी तो वो आए ही नहीं, रकम $1 नहीं आया। तो ये क्या हो रहा है? तरजीहात की समझ नहीं आ रही। गैस महंगी कर दी है, अभी डॉलर भी ऊपर जाना है, महंगाई कहा जा रहा है अब 30% से ज्यादा चली जाएगी। सर जी, उल्टे बांस बरेली को हो जाएंगे। 100 दिन के मसले को मैं कायम हूँ और उसको कम करके बल्कि 70-80 दिन ही, 60 दिन ही कह रहा हूँ। ये इस तरह नहीं चल सकता। पाकिस्तान है और बहुत जिम्मेदारी है इसमें और इलेक्शन की तरफ जाना होगा। शेख साहब, स्ट्रगल की आपने बात की इमरान खान साहब की, तो उसका आपको कोई नजर आता है कोई पॉजिटिव आउटकम भी आएगा? क्योंकि मोमिना साहिबा आ गई कि जी मैं नहीं दूंगी परवेज लाई को वोट, कुछ और लोग इधर उधर हो सकते हैं। देखिए, मैटर नहीं कर रहे मेंबर्स, लोग असम्बलियों की तरफ नहीं देख रहे। इमरान खान अपने मेंबरों को वापस बुला लेगा। मुझे ये नहीं पता कि मेंबर किसके ज्यादा है किसके नहीं है। जो इमरान खान का मेंबर है वो असम्बलियों से बाहर होगा और फौरी तौर पर करीब होगा।
शेख साहब, जहांगीर तरीन, अलीम खान साहब, चौधरी सरवर को नई पार्टी की बड़ी बात हो रही है जनूबी पंजाब से। हमने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को देखा, पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं, एमक्यूएम सारे धड़े इकट्ठे हो रहे हैं। इसके असरात क्या होंगे सियासत में? नहीं होगा, झाड़ू फेर देगा ये वक्त, तो अल्लाह बेहतर जानता है कि अवाम में इमरान खान का है। बाकी अगर कोई मस्ती होगी तो उसकी भी सजा मुल्क, कौम और अवाम ही भुगतेगी। और मौलाना साहब जो कह रहे हैं हम 1 साल आगे ले जाना चाहते हैं इलेक्शन, और मौलवी साहब बेचारा 1 साल खुद आगे चला जाए तो बड़ी बात है, अल्लाह करे। इलेक्शन क्या खाक आगे लेकर जाएंगे। ये सब आपको लगता है इकट्ठे इलेक्शन लड़ सकेंगे आगे? यानी पीडीएम जो भी अगले इलेक्शन जब भी होते हैं जनरल इलेक्शंस, ये इकट्ठे वहां पर उतरेंगे या अलग अलग लड़ेंगे? तो नहीं लड़ेगी, तो बाकी पता नहीं, ये गैंग ऑफ 5 है, बाकी बंदों को तो मैं जानता नहीं 13 किस तरह पूरे होते हैं। मेरे पास तो 13 नाम भी पूरे नहीं। अच्छा, आपकी तो लोगों की पल्स पर हाथ होता है आपका, आप समझते हैं कितना इस वक्त लोग परेशान हैं। अभी तो चले उम्मीद इमरान खान है, आप कुछ समझते हैं कि अब जिस तरह महंगाई की नई लहर आई तो लोग कहीं खुद ही ना निकल पड़े बाजारों में और सड़कों पर ना आ जाएं, वो लम्हा आप देख रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। मैं खुद लाल हवेली में डिप्रेशन का शिकार हूं और मैं देख रहा हूं कि अगर हमारे जैसे सियासी वर्करों के हल्के हमारे हाथ से निकल जा रहे हैं तो मुल्क तो बहुत बड़ी चीज है। शेख साहब, दहशतगर्दी का भी है, इमरान खान से भी सेमिनार भी एक उसका भी इनेकाद हुआ, तो इसका हल आप क्या देख रहे हैं? क्या अमेरिका चाह रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो? अफगानिस्तान की सूरत हाल, बिलावल भुट्टो वहाँ गए नहीं हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का हमने इजलास भी देख लिया। ये इसमें कब तक आप देख रहे हैं कि कोई एक सोच नजर आएगी दहशतगर्दी का किस तरह मुकाबला करना है? ख्वाजा साद रफीक साहब कहते हैं जी एस्टैब्लिशमेंट, अदलिया, सारी सियासी जमातें इकट्ठे बैठे फिर ही मुल्क आगे जा सकता है। देखिए, अगर सारी जमातें इलेक्शन के लिए बैठे तो कोई अर्ज नहीं है। अगर ये समझ रहे हैं कि हमें टाइम दें तो आपने 9 महीनों में क्या डिलीवर किया जी, आप बताएं तो सही ना कि आपने क्या किया। कोई एक काम तो आप बताएं कि सत्यानाश कर दिया आपने। और मैं तो हर आया दिन, आज 12-13 तारीख है, 15 दिन के बाद आप इनका काउंटडाउन शुरू करें। 100 दिन के अंदर अंदर 15 जनवरी से लेके 100 दिन अप्रैल 15 तक बनेंगे, ये काम तमाम होगा और इलेक्शन का शेड्यूल आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट देख रहे हैं कोई लंबे अरसे के लिए, या वही 3 महीने के लिए बस निगरान हुकूमत? खराब है, यहाँ मुंतसिब हुकूमत की जरूरत है। अच्छा सर, बस ये बता दें, मियां साहब की वापसी को देख रहे हैं, मरीम साहब को कहा जा रहा है जी अब सीनियर नायब सदर वापस आएगा जब सुप्रीम कोर्ट का नैब तरमीम पे फैसला हो जाएगा। वो बचा नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो हो जाता है। वो भागने के लिए, सऊदी अरब भागने के लिए भी जो उसने रास्ता बनाया तहरीरी लिख के, और लंदन में भी वो जेल में ही है। क्या है जी, घर के अंदर ही बंदा बंद हो तो वो हाउस अरेस्ट ही है इतने सालों से। अभी निकला है जिनवा और इधर उधर, वरना 2-3 साल हाउस अरेस्ट है। सो हालात इनके लिए बहुत ही बुरे हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुल्क को इस बुरान से निकाले। लास्ट क्वेश्चन शेख साहब, आपने बहुत बड़ा इंकशाफ किया कि इमरान खान को स्लो पॉइजनिंग के जरिए खुदा न खास्ता कत्ल करने की कोशिश हो सकती है। आपको लगता है कि आपके इस इंकशाफ के बाद कोई एहतियात या वो लोग पीछे हटेंगे, या ऐसा आप होता नहीं देख रहे? और दूसरी चीज़ ये कि शबर जैदी साहब ने कहा कि जी जब आर्मी चीफ आएंगे तो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, आपका इस पर क्या कमेंट है? देखें, उनके 2 जुमले, एक तो जो उन्होंने नेवल हेडक्वार्टर में कहा बहुत ही अहम जुमला कहा, और मैं 100% उनके इस जुमले को दुरुस्त समझता हूँ कि पाकिस्तान नाजुक तरीन मोड़ पर पहुंच गया है। मैंने इसमें इज़हार अहम का भी इजाफा नहीं किया। दूसरा, जो कौमी सलामती की मीटिंग में कहा उन्होंने कि भाई मायशी इस्तेकाम ही कौमी सलामती का ज़ामन है, तो पीछे तो कुछ नहीं रह गया। सो अपने इन 2 जुमलों को अमली जामा पहनाने के लिए वो कितनी सपोर्ट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, तो फिर शबनज़ादी की बात कोई इतनी फासले पे नहीं है, नजदीक ही है। ठीक है। और सर, वो जो आपने स्लो पॉइजनिंग की बात की थी, सर जी देखें, अब मार्केट में ऐसे कतरे हैं, कोई $5,000 का है, 2,000 का है, कोई 10,000 का है, कि 8 दिन में बंदा मरता है। चाय में डाल दो, ड्रिंक्स में डाल दो, खाने में डाल दो, महीने बाद मरता है। ये तो बहुत दुनिया आगे जा चुकी है, और इमरान खान के साथ ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, ये मैं आपको बता दूं। ये 13 पार्टियां हारी हुई हैं। ये वैसे ही हुकूमत एक बराए नाम हुकूमत कर रही हैं, वरना उनको ऐसा खौफ है कि इलेक्शन के दिनों में दूर दूर तक इनका नाम और निशान भी नहीं होगा, और ये इलेक्शन इंशाल्लाह इमरान खान का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने हमें अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ थे। टॉप स्टोरी पर आते हैं, नूर आरफीन मेरे साथ हैं। आरफीन, ये इल्ज़ाम फिर से लग रहे हैं कि जनाब जरदारी साहब आ गए हैं, बोरियों के मुंह खोल दिए गए, कोई 1 अरब 20 करोड़ ऑफर हो गई।
ये ऐसे सिर्फ इल्जाम है, आपको लगता है कि इनमें हकीकत होती है? पहले भी हमने इस तरह की बातें देखी थी। अच्छा, जहांगीर तरीन से शुरू करें या डायरेक्ट जरदारी साहब पर तबर्रा करना है? ये आप जहांगीर तरीन से शुरू करेंगे तो फिर इमरान खान साहब की हकीकी आज़ादी अभी तेल हो जाएगी यहीं बैठे बिठाए। अभी मुझे लग रहा था इब्ने सफ़ी का कोई इमरान सीरीज़ पढ़ रहा हूँ, वो $5000 के वो आ गए हैं, मतलब ज़बरदस्त। मतलब फिर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ क्या तेल बेच रही हैं या उनको आटे की सिक्योरिटी पे लगाया हुआ है? खान साहब की ख्वाहिश तो ये है कि ISI अब करप्शन पकड़े। तो अगर इसी तरह से हम इदारों को अपनी मर्ज़ी का काम देते रहे, कल को कोई कहेगा कि मिलिट्री इंटेलिजेंस को फिर किसी की जुल्फ़ें संवारने पे लगा दिया जाए, उसके बाद फिर कहा जाएगा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को किसी के घर के जो है वो सौदा लेने और राशन लेने और बच्चे छोड़ने पे लगा दिया जाए। इस हिसाब से ही अगर चलता रहेगा मुल्क तो फिर पहुंच गए फिर हम अपनी मंजिल पे इन्वर्टेड कॉमास में। बाकी जहाँ तक बात रह गई, ये हुकूमत पाकिस्तान में इसी तरह चलती है मेरे भाई। कभी जरदारी ख़रीदता है, कभी जहांगीर तरीन ख़रीदता है। जरदारी का ख़रीदा हुआ चूँकि इमरान खान को सूट नहीं करता इसलिए वो करप्शन होती है, लेकिन जहांगीर तरीन का ख़रीदा हुआ चूँकि इमरान खान को वलीउल्लाह साबित करके और अमीरुल मोमिनीन के दर्जे पर रियासत नाम नहाद मदीना का वाली बना देता है, जिसमें हर तरफ कूफा और कूफी होते हैं, तो इसलिए वो उसके बारे में कोई बात नहीं करता, इसलिए कोई उसके बारे में बात नहीं करता। आटे की लाइन लगी हुई हो या माशी मामलात हो, मैं भी सुन रहा था, मैं भी सारी गुफ्तगू भी सुन रहा था और मुझे ऐसा लगता भी है कि अभी 1 मिनट में पाकिस्तान सब बिल्कुल गुलो गुलजार हो जाएगा अगर इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाए। कैसे, ये किसी को नहीं पता, किसी एक को नहीं पता। इलेक्शन करा दो, अच्छा उससे क्या होगा? इलेक्शन करवा करके ही, इलेक्शन का ड्रामा करवा के, चलो साफ साफ बात करते हैं, इलेक्शन का ड्रामा करवा के इमरान खान को लाया गया था ना। उसके बाद क्या हुआ था? पाकिस्तान रियासत मदीना बन गया था। साहिवाल इनकाउंटर से शुरू करूं अगर मैं, गंदुम बहरान, आटा बहरान, अद्वियात बहरान, पेट्रोल बहरान, बहरान दर बहरान। क्या हुआ? जहांगीर तरीन पे 1 FIR। जहांगीर तरीन का तैयारा उस वक्त चल रहा था, उसमें फ्यूल कौन डलवा रहा था भाई? आज वो कौन है कि जिसने जहांगीर तरीन को अरेस्ट होने से रोका हुआ है? जनरल बाजवा रिटायरमेंट के बाद साफियों को बुला बुला करके इंटरव्यू दे रहे हैं। क्या हो रहा है ये? आपको समझ में नहीं आ रहा? तो ये सिस्टम को सूट करता है, सिस्टम लोग चलाने वालों। इमरान खान साहब का अभी मैं सुन रहा था कि जी वो जनेवा के महंगे होटलों में ठहरे। वाह वाह वाह, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी। खान साहब ने 1 अरब रुपए के हेलीकॉप्टर की तफरीक की है यहीं इस्लामाबाद से बनी गाला जाने के लिए। मोटरसाइकिल पे भी जा सकते थे और हॉलैंड वाले वजीर आजम की साइकिल पे भी जा सकते थे। पराडो लैंड क्रूजर, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी जो इस वजीर आजम, इस कागज के वजीर आजम की मर्जी से जो बुलेट प्रूफ गाड़ी उनको मिली हुई है, उसमें भी जा सकते थे और उसमें भी आगे पीछे। अब चूंकि न्यूज अपडेट्स हैं, इसके बाद हम आरफी नामा में बात करेंगे। MQM की सियासत की बड़ी मुश्किल में है, इधर से उधर जा रहे हैं, किसी तरह इलेक्शन रुक सकें, बल्दियाती इलेक्शन का सामना ना करना पड़े। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला, पता चला। वक्त है आरफी नामा का। आरफीन, MQM अचानक मुश्किल में आ गई है, इतनी वजारतों के बावजूद घबराए हुए हैं। जी, महाजिरों के मसीहाओं की चीखें बाकायदा निकलना शुरू हो गई हैं। चश्मे फलक को ये दिन भी देखना ही था। सारा टब्बर, पूरा का पूरा टोला रोडते पीटते सीना कूबी करते इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर जा पहुंचा। बड़ी दिलसोज आवाज़ें वहाँ पे सुनाई दी। महाजिर हुकूक की लाल गुलाबी बात की जा रही थी। कराची वालों को दरपेश मुश्किलात का बड़े खूबसूरत चिकने चुपड़े अंदाज में अहाता किया जा रहा था। बताया जा रहा था कि इस शहर कितना अजीम है, इस शहर के लोग कितने नागुज़ीर हैं इस लूली लंगड़ी मनूस जमहूरियत के लिए। लेकिन दर हकीकत वहाँ जो कुछ हुआ है, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने की तरफ यह पहला कदम था। ये पहला कदम था। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तकारीर वहाँ पे हुई। हर आदमी ने जो है वो बढ़ चढ़ करके इस एक खेल में हिस्सा लिया। सबसे पहले हम पोस्टमार्टम फरमाते हैं हज़रत अल्लामा डॉक्टर रॉ के एजेंट बकौल मुस्तफ़ा कमाल साहब खालिद मकबूल साहब के बारे में। फरमा रहे हैं, हमने इलेक्शन नहीं लड़ा तो इस शहर में कोई इलेक्शन नहीं होगा।
इसे कहते हैं कि हाथ छोड़ बर्तन नहीं, उस पर ढक्कन नहीं, या सीख सिलाई फजले लाई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यानी इस वक्त हालत यह है कि अगर जेब में अठन्नी ना रखी तो तेज हवा के चलने पे उड़ जाने का खदशा है। और बातें आर्नल्ड शिवर्जनिगर वाली कर रहे हैं, नहीं छड्डांगा मां। कैसे भाई, कैसे करोगे ये सब? पहले तुम्हारे कहने पे रेंजर्स का डीजी लगता था, पहले तुम्हारे कहने पे यहां सेक्रेटरी दाखिला लगता था, वजीर दाखिला तुम्हारा होता था, तुम्हारे कहने पे सेक्टर ऑफिस में सारे फैसले होते थे। उस वक्त छतरी मौजूद थी, अब तो नहीं है। आर्जी तौर पर एक अभी फिलहाल एक ऑफर की गई है, लेकिन ये दायमी पेशकश थोड़ी होती है। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, और किराया भी देना तुम्हें नसीब होगा इस बात की गारंटी क्या है? या शायद मुमकिन है कि हमजा अब्बासी की शानदार अदाकारी मौला जट में देख करके आपको ये टर्मिनेटर टाइप बयान देना सूझा होगा। भाई क्या हो गया? इस शहर में आप इलेक्शन को कैसे रोकेंगे? इस वक्त तक तो इलेक्शन नहीं रुक रहा। हां, अगर कोई आप ही लोग कोई झोलझाल करके और कोई कांड करवा दें तब मुमकिन है, क्योंकि इलेक्शन हुआ और आप लोगों के कपड़े अल्लाह माफ करे फिर गायब हो जाएंगे। मजीद फरमा रहे हैं, इन इंतखाबात को कबूल करने वाला शहरी सिंध और उसके अवाम से गद्दारी कर रहा है, और महाजिर अवाम से कराची के अवाम की पीठ में जो छुरा भोंक रहे हो, वो जो सूबाई बजट में से वो जो बाकायदा तरक्याती फंड तुम लोगों को जा रहा है, वो जो पब्लिक सर्विस कमीशन में तुम्हारे अराकीन बैठे, वो जो तुमने अपने चाचे मामों को, जिनका पूरा तस्करा मैं आरफीन नामे में कर चुका हूं, पीपल्स पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तुम लोगों को नंगा किया था, वो किसकी पीठ में छुरा है? वो किससे गद्दारी कर रहे हो? वो हराम का माल किधर लेकर के जाओगे? कफन में जेब नहीं होती जनाबे मन। आधा सच मुस्तफा कमाल साहब की जानिब आते हैं। मुस्तफा कमाल साहब मेरे पसंदीदा, कह रहे हैं कि एमक्यूएम के साथ खड़े होने का फैसला इस शहर और सूबे के लोगों के लिए किया। यह फैसला आपने एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे किया। नंबर 2, अच्छा यही बयान आपका पहले भी था, अल्ताफ हुसैन के खिलाफ खड़े होने का फैसला शहर और सूबे के लोगों की भलाई के लिए किया। वही फैसला उस वक्त हमारे लिए भलाई का था, और उसी फैसले का यू टर्न लेकर के आप ये फैसला भी भलाई का साबित कर रहे हैं। मतलब एट द सेम टाइम ये दोनों चीजें कैसे हो सकती है मेरे भाई? कह रहे हैं कि 2018 का इलेक्शन इमरान खान के हवाले कर दिया गया, हम चुप रहे। अच्छा आप क्या कर लेते? मतलब टेक्निकली स्पीकिंग आप क्या करते? और इमरान खान के साथ जिन लोगों ने इमरान खान को छत्र छाया दी, उन लोगों का आलायकार आपके बराबर में खड़े थे। ये नफीस लोग सो कॉल्ड, जो पहले अल्ताफ हुसैन के अगर मानने वाले थे तो दहशतगर्द थे, और अगर मुत्तहदा पाकिस्तान की छतरी में आ गए तो ये नफीस लोग हो गए, और इनसे इमरान खान को वजीर आजम बनवा दिया गया। भाई बराबर में खड़े हुए थे खालिद मकबूल, इनसे तो पूछ लेते इन्होंने क्या किया है। गजब खुदा का। फैसल सब्जवारी, हाँ मुस्तफा कमाल साहब मजीद कह रहे हैं, ये मजमा देख लें, कराची के बल्दियाती इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेंगे। हंसी आती है मुझे हजरत इंसान पे, फेले बद खुद करें, लानत भेजें शैतान पे। जनाब आपने वो जो डॉल्फिन, उसके इंतखाबी निशान पे आपने कहा था कि हम वजीर आला बनवाएंगे। मैं अपने शो में बैठ करके आपको 2 मरतबा और बगले झांकने में मजबूर कर चुका हूं, 1 मरतबा फिर सही। वो डॉल्फिन तल के खा लेंगे हम लोग, क्योंकि आप तो कारकुन बनने के लिए जा रहे हैं मुत्तहदा में। मुत्तहदा वाले आपसे खुश नहीं है। उस डॉल्फिन का मुस्तकबिल तो बताओ। वो जो वजीर आला बनवाने वाले थे वो किधर गया? वो कौन सी यूसी में जो है वो चीफ बंगी लग गया है वो आपका वजीर आला, जो इस मरतबा फिर आप वहां चले। अच्छा फैसल सब्जवारी कह रहे अक्सरियती आबादी से मेयर का हक छीना जा रहा है। कितनों का हक छीन करके इनको बाकायदा मिनिस्टर बनाया है, इनको बाकायदा मिनिस्टर बनाया है, ये नहीं बता रहे। वो शहीदों, वो फलाना, वो लावारिस, वो हमारे शोहदा, वो जो लापता है किधर हैं? बाजियाब करा लिए सारे लापता। बलूचिस्तान वालों को हक मिलता है, कराची वालों को जो है वो उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। मुस्तफा कमाल साहब ऑन एयर है सारी बातें, कोई घर से नहीं कर रहा। मुस्तफा कमाल साहब सब लोगों को आप वापस ले आए, तमाम लोगों को। हल्का बंदियों के नाम पर ये जो वावेला हो रहा है ये आज से पहले होना चाहिए था। और ये जो मिली भगत करने की कोशिश की जा रही है, क्या ये नविश्ते दीवार आपने नहीं पढ़ लिया? आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात, डॉक्टर फारूक सत्तार जो बच्चों के अकीके पे गाने नगमे गाते दिखाई दे रहे थे टिकटॉकर्स के साथ बैठ करके, और वो उनको इंटरव्यू देते दिखाई दे रहे थे। फाइनली उनको भी भड़क मारने का एक मौका मिल गया। उन्होंने फरमाया हम आज से एक भी हैं और नेक भी। आप जिस फला फला के ऊपर खड़े हैं, आपके बिल्कुल सीधे हाथ पे या उल्टे हाथ पे उसी जगह 2 अफराद मौजूद हैं
उन्होंने मुझे आपके इन्वर्टेड कॉमाज में नेक होने की जो खबरें सुनाई थी, मैं अल्लाह को गवाह बना करके कहता हूं कि अगर वो चीजें मुश्तहर हो जाएं तो आप इस शहर में नहीं रह सकते, आप इस शहर में नहीं रह सकते। मैं पहली मर्तबा ये बात ऑन एयर बताने के लिए जा रहा हूं। एक जमाने में किसी ने मुझसे कहा कि यार तुम एमक्यूएम के खिलाफ प्रोग्राम्स क्यों करते हो? मैंने कहा क्यों? कहने लगे तुम्हें नहीं पता कि एमक्यूएम और अंडरवर्ल्ड के दरमियान एक खास खुसूसी किस्म का ताल्लुक है। मैं सानू की कह के और मेज पे कुर्सी छोड़ करके और खड़ा हो गया था। अंडरवर्ल्ड की बात कर रहा हूं जी, अंडरवर्ल्ड और एमक्यूएम। और फारूक सत्तार कह रहे हैं हम एक भी हैं और नेक भी। डीवीडी मंगवानी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए, अब ये तो हकीकतें हैं, इनको कौन झुटला सकता है। अब इनसाइड स्टोरी पर आते हैं। नुरारफीन, हम देख रहे हैं कि लोग तो कह रहे हैं महंगाई है, पीडीएम कहती है जी मजबूरी है। अब भी कहा जा रहा है एक और लहर आ रही है। वर्ल्ड बैंक ने इस पर खबरदार कर दिया। ये कोई किसी पाकिस्तान की कोई तंजीम कहें या अपोजिशन में अगर तहरीक इंसाफ है तो उनकी तरफ से नहीं, अदाद-ओ-शुमार 53 साल की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई पहुंच चुकी है। वर्ल्ड बैंक के बता रहा है। और 2%, सिर्फ 2% अब शरह नमू, यानी तरक्की की शरह जो इमरान खान साहब के दौर में 6% तक चली गई थी, और बेरोज़गारी का अगर खात्मा करना है तो 8% तक ग्रोथ चाहिए, तो वो अब 2% पर वर्ल्ड बैंक कह रहा है। और इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि अभी भी बड़े ख़तरात का सामना है, बड़े मसाइल का मुल्क को सामना है। तो इनसे अब किस तरह से निपटा जाएगा, ये हुकूमत क्या करेगी? अभी जो कर रही है वो ये है कि जी ओगरा की तरफ से गैस 74% तक महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। और सोने पे सुहागा कि ये 1 जुलाई 2022 यानी पिछले साल 1 जुलाई से नाफिजुल अमल, यानी अब वहां से बिल, पिछले बिल भी आपसे पिछले 6-7 माह के भी वसूल किए जाएंगे आगे जो आपको बिल आने हैं। तो अब तो ये, वो तो हम कह ही चुके कि महंगाई मुकाओ की मार्च जरूर करते थे, इन्होंने तो गरीब मुकाओ कर दिया। नूर आरफीन, एब्सोल्युटली ऐसे ही है, एब्सोल्युटली ऐसे ही है। इस मुल्क में किसी को गुर्बत से मसला नहीं है। लोगों को गरीब अच्छे नहीं लगते, उनको गुर्बत ख़त्म नहीं करनी, उनको दरहकीकत गरीब ख़त्म करना है। ये हर हुकूमत का जो है वो एजेंडा होता है। और इस हुकूमत ने तो इसमें तमाम वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसको कहते हैं ना, वो बिल्कुल तोड़ दिए हैं। मेरे बिल्कुल सामने एक मौसूफ तशरीफ़ रखते हैं कैमरे पे, अभी अभी उन्होंने मुझे बताया कि उनका गैस का बिल 800 रुपये जो आता था वो 3400 रुपये आया है। 3400 रुपये, 800 और 3400 में जितना फ़र्क है आप समझ सकते हैं। गैस है नहीं, हम दोबारा लकड़ियों के दौर में, पत्थर के दौर में पहुंचा दिए गए। आटा इस वक्त मिल नहीं रहा, लोग लाइन में लग करके अपनी ज़िंदगियों की बाजी हार रहे हैं। और हमारा वज़ीर आज़म जनेवा में मिलने वाली जो इमदाद है उस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाम को अच्छी अच्छी बातें सुना रहा है, लाल गुलाबी बातें सुना रहा है। और करोड़ों के थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, बल्कि करोड़ों रुपए के इश्तिहार जो लगा दिए गए हैं, अभी $1 नहीं आया मुल्क में। जनाब सर, बात ये, कंपनी की मशहूरी भी तो ज़रूरी है ना। कंपनी की मशहूरी नहीं होगी तो आवाम को यकीन कैसे आएगा कि हुकूमत हमारे लिए कुछ कर रही है। ये मीडिया हाउसेस को ख़रीदने का, उनको उनके ईमान को ख़रीद करके और उनसे अपने मर्ज़ी के, मन मर्ज़ी के आर्टिकल्स लगवाने का, अपनी अच्छे पजमिया टाइप इंटरव्यू करवाने का, उसके बाद फिर ये सर सीज़न होता है। हर हुकूमत यही करती है। इस हुकूमत ने तो बिल्कुल हद कर दी है, मतलब इस पर तो कलम तोड़ दिया है रावी ने। अच्छा। इनकी सफाकी और बेहिसी पर तो मेरा ख्याल है कि मुअर्रिख को माँ सिवाय गालियां बकने के अलावा और कोई काम नहीं होगा। यहीं से किताब भी अगर बोलेंगे तो हमारे कानों करेंगे, क्योंकि ब्रेक है। ब्रेक के बाद वायरल स्टोरी में भी बात करेंगे कि सिंध पुलिस अमन व अमान के क़याम में बिल्कुल नाकाम हो गई है और अब एतराफ़ भी करते हैं कि जनाब ये तो स्ट्रीट क्राइम तो होगा ही। ब्रेक के बाद इस पर भी बात होगी। अब पता चला। पता चला। ब्रेक से पहले इनसाइड स्टोरी में महंगाई पर हम बात कर रहे थे। अब आलमी इदारे भी खतरे की घंटी बजा रहे हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं गैस की कीमतों में इजाफा किया गया है। नूर आरफीन, अब यह भी कहा जा रहा है कि ये जो IMF की शराइत हैं उसकी तरफ कदम है। अब बिजली की कीमतों को भी बढ़ाया जाएगा और पेट्रोल डेवलपमेंट लेवी 50 रुपये तक पहले है, अब डीजल पर भी लगाई जाएगी और इसी तरह से टैक्सेस भी मजीद लगाए जाएंगे। यानी इसहाक डार साहब जिस बारे में कह रहे थे कि मैं जानता हूं किस तरह डील करना है IMF से,
वो फार्मूला उनका नाकाम होता नजर आ रहा है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि एक नई लहर आएगी। अभी दालों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, घी और ऑयल का बहरान कहा जा रहा है इसी तरह आटे की तरह होगा। तो आगे रमज़ान मुबारक आ रहा है, तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है जो इस वक्त नज़र आ रही है। लेकिन अफसोस इस बात पर भी है कि हुकूमत की तरफ से लोगों को कुछ बताया नहीं जा रहा कि उनकी स्ट्रेटजी क्या है, किस तरह से वो इस चीज़ से निकलेंगे, या लोगों के लिए क्या किया जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है। लोगों के लिए ये किया जा रहा है कि ऐवान सदर में मेरे ख्याल है डिस्टेंपर का कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे किसी अपने चाचे मामे को, ऐवान वज़ीर आज़म की कैंटीन का ठेका किसी अपने अल्लू मल्लू को दे देंगे। लोगों के लिए यही हो सकता है भाई, यहाँ और कुछ भी नहीं होगा। आपके ख्याल में यहाँ क्या हो जाएगा लोगों के लिए? यहाँ कौन सा काम आज तक लोगों के लिए हुआ है जो अब हो जाएगा? लोगों को एक वक्त की रोटी अगर बग़ैर जलील हुए मुयस्सर आ जाए तो ये इस जमहूरियत के मुंह पे तमाचा है। और ये जमहूरी डाकू ये इस किस्म की कोई गलती कभी करने की जो है ना जुर्रत नहीं करेंगे। इनको पता है कि अवाम को महंगाई और कसाद बाजारी में लपेट लपेट करके उनको मारना है, उनको बताना है कि तुम इसी लायक हो। दालों के आपने हशर का बताया, एलसीज नहीं खुल रही हैं, डॉलर का मामला है, वहाँ पोर्ट पे सामान फंसा हुआ है, किसी की गाड़ी ख़राब हो जाए तो उसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे किसी के साथ, और कोई इंपोर्ट करने वाले वो बेचारे सर पे हाथ रख करके बैठे हुए हैं। स्टेट बैंक जो है लिहाफ ओढ़ के सो रहा है, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक वो पता नहीं कहाँ है, वज़ीर आज़म कपड़े का जो हमारा है वो पता नहीं क्या कर रहा है, बिलावल पता नहीं कौन सा चिलम पीने में लगे, हुक्का पीने में, क्या वो करने के चक्कर में, किसी को कुछ नहीं पता। ये मुल्क हमेशा से था और आज तो ये मतलब ऐसा है ये ऑटो पे लगा हुआ है। आपको पता है कल क्या हुआ? मैं हैरान हो रहा हूं खुदा की कसम। एक आदमी जिसकी तनख्वाह लाखों रुपए में मुझसे चंद गज के फासले पे बैठा लैंड क्रूजर में सफर करता है, उसने कहा खुदा की कसम खा करके कह रहा हूं मैंने ये पूरी जवानी गुजार दी पाकिस्तान में, अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं किस मुल्क में हूं। कह रहा है मुझे लगता है कि यहां से अब जाने का वक्त आ चुका है, इसलिए कि यहां तो इज्जत आबरू जान माल के लाले पड़ चुके हैं। मैं जहां बैठा हुआ हूं यहां पे रोजाना लाइन लगा करके लोगों को लूटा जा रहा है। पुलिस कहीं नहीं है, कानून नाफिज करने वाले इदारे कहीं नहीं है, हुकूमत की अमलदारी कहीं नहीं है। बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अपनी जगह, वजीर आजम की लाल गुलाबी बातें अपनी जगह, इमरान खान साहब के आने के बाद मुल्क को मक्का मदीना बनाने के दावे अपनी जगह। प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है, मुकम्मल अंधेरा। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी मायूसी, इतनी नाउमीदी लोगों में नहीं देखी जितनी मैं आज देख रहा हूं। यानी अब उनमें रिजेंटमेंट तक खत्म हो चुकी है, रिजेंटमेंट करने की सलाहियत उनकी खत्म हो चुकी है। अब वो बस बेदिली के साथ जिए चले जाते हैं, सुबह हो रही है और शाम हो रही है, उम्र यूं ही तमाम हो रही है। और जमहूरियत, यह मनहूस जमहूरियत, इसका पौधा अल्लाह ताला इसको तेजाब से गुस्ल दे ताकि हमारा कुछ भला हो शायद। लेकिन यहां अभी ऐसा कोई इम्कान पता नहीं नजर आता भी है या नहीं। ये जो आप बात कर रहे हैं, हर एक के इर्द गिर्द यही कहानियां हैं। मेरे अपने एक बहुत प्यारे दोस्त अभी चंद दिन पहले मुझे मिले और बड़े वो सपोर्टर थे बड़े पीडीएम के, मगर अब वो ये कह रहे हैं कि मैं भी जाना चाह रहा हूँ और वो पाकिस्तान से बाहर अब वो अप्लाई करना चाह रहे हैं और उसके लिए वो परेशान थे। कहते हैं अपने वालिदैन को भी ले जाने की फिर मैंने कोशिश करनी है। तो ये जो किसी ना किसी तरह रोज़गार जिनका चल रहा था वो लोग इतने मायूस हो गए हैं, तो बड़ा दुख होता है कि पहले तो हम महंगाई के वाले से बात करते थे, लोग तनकीद करते थे, लेकिन अब एक महंगाई तो अपनी जगह बढ़ रही है लेकिन मायूसी इतनी ज़्यादा कभी मैंने भी नहीं देखी थी। अब जिस तरह आपने भी बात की अमनो अमान की, तो हमारी आज वायरल स्टोरी इसी हवाले से है कि कराची में हमेशा रिपोर्ट होते रहे, हमने यहाँ पर ऑपरेशन देखा, फौज को आना पड़ा, रेंजर्स तो यानी अब दहाइयों से यहाँ पर है, और जब ऑपरेशन होता है तो हम हालात बेहतर देखते हैं। लेकिन फिर उसके बाद पुलिस उस तरह से, जो पुलिसिंग का काम है, पुलिस का लफ्ज़ ये है कि अब स्ट्रीट्स पर, सड़कों पर, गली मोहल्लों में उसने यकीन बनाना है कि लोग महफूज हों। अब वहाँ पर कहा जाता है, कभी कहा जाता है कि जी आप गलत रिपोर्ट करते हैं, ये साफ़ी या चैनल पर बैठ कर जनाब नूर आरफीन या उसामा गाजी या सदीक जानी ऐसी बातें कर देते हैं कि उससे बदनामी हो रही है, या कराची वाले खुद सबसे बड़े कसूरवार हैं कि वो ऐसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, वरना तो इतना मसला ही नहीं है। अब एक और मसला ये खड़ा हो गया है कि फ़ौज और रेंजर्स ने कह दिया जी इलेक्शन में हम तो नहीं आ रहे। सिर्फ और सिर्फ वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को बाकायदा ख़त लिख दिया है और कहा है कि जी फ़ौज और रेंजर्स सिर्फ क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर तैनात होगी। 20,000 अहलकार का कहा गया, उन्होंने कहा जी हम नहीं दे सकते, GHQ ने ये कह दिया है क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर आ सकते हैं, ये अब हम नहीं जाके। शायद ये भी है कि पहले इल्ज़ामात लगते हैं जी रिगिंग हुई, फलां हुआ, तो इसके क्या असरात होंगे? आपको लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकेंगे फ़ौज के बगैर? और आरफीन, आपको जो ठप्पे लगाने का आप जानते हैं एक माजी रहा है, मैंने भी जब रिपोर्टिंग की और
कराची आकर हम जब बताते थे बतौर एंकर, तो हम देखते थे कि वहाँ लोग बाहर निकल रहे हैं और वो कहते थे कि भाई हम तो क्या करें, हमारा तो वोट डल चुका है। तो इस दफ़ा भी ऐसा होगा भाई? इस दफ़ा जो है वो कुछ मिला जुला रुझान होगा। सबसे पहली बात ये कि जो बात शायद लोगों को बड़ी चुभे कि मैं अपने मुंह से कह रहा हूं, लेकिन जो है वो नज़र आता है ना। मैं अल्ताफ़ हुसैन का मद्दाह कभी भी नहीं रहा, मैं अल्ताफ़ हुसैन की सियासत का सत्यानाश बहुत ज़माने से करता चला आ रहा हूँ। लेकिन एक बात है जो अकल के अंधे को भी नज़र आ रही है, और वो ये कि अगर अल्ताफ़ हुसैन ने वहाँ बैठ करके वहाँ कह दिया कि बाइकॉट, तो फिर यहाँ बाइकॉट ही होना है हुजूर। ये डॉल्फिन, अब आप देखें ये डॉल्फिन जो है वो इसको किस प्यार से तला जा रहा है बाकायदा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पोस्टमार्टम किया, वहाँ फारूक सत्तार साहब को एक नया काम मिल गया है। ये सब मिल करके आपको लगता है कि महाजिरों को उनके घरों से निकाल करके और इलेक्शन में हिस्सा लेने पर माइल कर सकते हैं? नो सर, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। मैं ये नहीं कह रहा कि अल्ताफ़ हुसैन यहाँ का वाली वारिस है, नो, कभी भी नहीं है। अल्ताफ़ हुसैन चैप्टर इज ओवर, फिनिश्ड। मैं धड़ल्ले से ये बात न जाने कब से कह रहा हूं। पता नहीं कुछ लोग इमरान खान को वज़ीर आज़म देख रहे हैं, क्या उनकी अकल है, मेरी समझ में नहीं आता। इसी तरह से हर थोड़े अरसे के बाद ये खबर सुनता हूं मैं, अल्ताफ़ आ रहा है, और भाई नहीं आएगा, खत्म हो गया। वंस यू आर फिनिश, यू आर फिनिश्ड। नहीं है। आप फेसबुक पे देखो ना, चेक करो, यूट्यूब पे, वो बेचारे टिकटॉक के गाने बना रहे हैं। अब वो आ भी जाएंगे तो गाने सुनाने के अलावा क्या करेंगे? और अव्वल तो आने का सवाल नहीं है। महाजिरों में एक मायूसी इतनी शदीद फैल चुकी है। आपके ख्याल में महाजिरों में कोई एक ऐसा नर पैदा नहीं हुआ कि जिसको गवर्नर बनाया जा सकता था? मतलब गवर्नर, यार मुझे इस ओहदे से खुदा की कसम चिढ़ होने लगी है। इमरान इस्माइल, कामरान टिसोरी, यार खुदा का खौफ करो यार। इतना कहतुर रिजाल इसको कहते हैं भाई, कहतुर रिजाल। वसीम अख्तर मेयर, बताइए। ये देखिए ये सब जो हो रहा है झोलझाल, कराची वाले शदीद नाराज हैं, शदीद। यहां मैं अभी खबर पढ़ रहा था, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मुत्तहदा वाले अपने और पीएसपी वाले अपने अपने घरों को बैठ गए। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की हालत है, वो दोनों एक दूसरे की आंख में आंख मिला करके नहीं देख पा रहे, कह रहे हैं हमने जिंदगी भर एक दूसरे को माँ बहन की गालियां की, अब ये बाम शीरो शकर करके खुद रप्पा खाएंगे। अच्छा, इनमें वक्त हमारे पास कम है, गज़ब खुदा का। लोगों की जानो माल के हवाले से भी कोई बात, कोई अमनो अमान के बारे में कोई बेहतरी जो हम देख रहे हैं? पुलिस के बस से तो बाहर हो गया लगता है। हाँ, बेहतरी ये है भाई मेरे कि मैं आज अपनी पिस्टल निकाल करके लेके आ गया हूँ। मैंने उसकी सफाई करवा ली है। गोली चलाने के लिए मैं पुरज़्म हूं, सीने में मारूंगा, मैं आसरा नहीं करूंगा, इसलिए कि मुझे आइन कानून तो फलाना मुझे पता है वो बाद में आएंगे, और जब तक वो आएंगे मेरी बारात तेल हो जाएगी। तो इसलिए मैं सीने में मारूंगा, और मैं पहले से बता रहा हूं। तो इसलिए जो आए वो सोच करके आए, और आप लोगों को भी ये सोच लेना है कि भाईजान आपको इस मुल्क में आज़ादी करनी है या अपना खुद कुछ करना है। तो आपने अपना हिसाब किताब खुद सजाना है, या तो अपनी बारात लौटा दो और या अपने लिए हिसाब किताब खुद समझा लो। क्योंकि यहाँ का 130वां नंबर है भाई, पहले बता रहा हूँ, 130वां। ये जब तक 125 पे भी पहुंचेंगे ना, उस वक्त तक भी इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। और जितने केसेस पहले लगे हुए हैं, और जो हमारी पुलिस है, ओफ स्ट्रीट क्राइम्स पे काबू पाने के लिए वो जो हमारे लौंडे लपाड़े थे, वो जो ट्रेनिंग ले रहे थे, उनको कराची में भेज दिया कि जाओ बच्चों अब खाओ कमाओ। अब वो आएंगे, आकर के हमसे लूट मार करेंगे। वो जो स्ट्रीट क्रिमिनल से हम लूटे जा रहे थे, अब हम बाकायदा वर्दी वाले पुलिस वालों से लूटे जाएंगे। ये है। लेकिन आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है। मैं पुरज़्म हूं अपनी हिफाजत के लिए भी, गोली चलाने के लिए भी, सामने वाले को लुढ़काने के लिए भी। अब कराची वाले देखें उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए क्या करना है। लेकिन हम बड़े सालों से सुन रहे हैं सुबह कैमरे लगाए जाएंगे, सेंट्रल कंट्रोल रूम होगा, क्विक रिस्पांस फोर्स होगी, बहुत कुछ सुनते हैं लेकिन होता कुछ नहीं। और दीदा दलेरी से डाकू आते हैं। पहले तो ये था कि चले किसी गली के नुक्कर पर कुछ इस तरह का वाक़या होता था, तो होटल में, स्कूल्स में जाकर लोगों को लूटा गया है, लेकिन कोई प्लान हुकूमत की तरफ से नज़र नहीं आ रहा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी
बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।